नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। शायद मैं देसी पीएसबी ब्लॉग पे पहली बार हूं और मैंने सोचा क्यों ना इस पे जा कर के अपनी कुछ बातें रखा जाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो कल तक कहते थे कि आप लोग 400 पार करवाइए, हम संविधान को बदल देंगे। आज वही संविधान को हाथ में लेकर के माथे चढ़ा रहे हैं। सोचिए आप लोग अगर चाह लें 85% बहुजनों के हाथ में है कि वो भारत में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं और बहुत बड़ी और छोटी खबरों पर बात करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि आज दो ही व्यक्ति पर पूरी राजनीति टिकी हुई है। वो कौन कौन से नाम हैं, उस नाम को मैं बताऊंगा। आप नीतीश कुमार को जानते ही होंगे, उनका नाम पलटू चाचा के नाम से बिहार में मशहूर है, पूरे भारत में मशहूर हैं। उन्हीं के ऊपर आज पूरी राजनीति टिकी हुई है। तो चलिए मैं फटाफट सारी खबरों पर बात कर लेता हूं। और चंद्रबाबू नायडू, अगर ये दोनों लोग अगर इंडिया गठबंधन में मिल जाते तो शायद आज बीजेपी का आने वाले समय में बीजेपी का सोपड़ा भी साफ हो सकता था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से भाजपा बिल्कुल खत्म हो सकती है, लेकिन नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में ये सब पूरा फैसला था। हमें ये लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन में बहन जी चंद्रशेखर रावण को भी लेना चाहिए था, जिससे पूरे देश में प्रचार प्रसार होता। तो हो सकता था कि 300 के पार ही चली जाती इंडिया गठबंधन की सीट। लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर, जो बहन जी को नहीं लिया अपने साथ और चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरह से नगीना में अपन प्रत्याशी उतार दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने 1,51,000 वोटों से बहुत तगड़ी जीत करा है उन्होंने, और भाजपा को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो शायद हो सकता है कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उत्तर प्रदेश में। और ख़ासकर अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, बहन कुमारी मायावती जी, सबको एक साथ होकर के चुनाव लड़ना चाहिए और भाजपा का सोफड़ा साफ हो सकता है जब सब लोग एक साथ आएंगे तभी। तो जिस तरह से संविधान को हाथ में लेकर के मोदी जी शपथ ग्रहण में गए हैं, तो जिस तरह से माथे चढ़ा रहे हैं, और पहले तो उनके नेता अलग अलग बातें कर रहे थे कि आप लोग 400 पार करवाइए, हम पूरा संविधान ही बदल कर रख देंगे। तो अब वो लोग कहाँ गए कि जो कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे। अयोध्या, हाँ, अयोध्या की बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे। अयोध्या पे जिस तरह से बीजेपी हारी है, वहाँ पे साधु संत कह रहे हैं कि जाइए वहाँ पर, लेकिन अपने घर से प्रसाद लेकर के जाइए, वहाँ पे मत रुकिए। अयोध्या के रहने वाले हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप लोग कुछ भी ना खरीदें, तभी उनको एहसास होगा। लेकिन क्या राम भगवान एक ही व्यक्ति के आदमी हैं? उन्होंने दूसरे को अगर मौका दे दिया, तो क्या इन्हें लगता है अखिलेश यादव के जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं तो वो हिंदू नहीं थे, वो सनातनी नहीं थे, वो भारत के नहीं थे? ये बात बहुत मैं बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। और उस पर लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि धोखा किया है उनके साथ अयोध्या वालों ने। भगवान को जिस तरह से लोग मानते थे कि वहाँ पे बीजेपी क्यों ही जीते बार बार, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जाइए, वहाँ से अपने घर से प्रसाद ले जाइए, वहाँ पे मत रुकिए। आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी धर्म की राजनीति की जा रही थी मंदिर मस्जिद के नाम पर, लोग के नाम पर। लेकिन आज जिस तरह से 56 इंच का सीना दिखाते थे प्रधानमंत्री मोदी और कहते थे कि मैं इस शेर के सामने कोई टिक नहीं सकता, आज उनको शायद बहुजन लोगों ने बता दिया कि हाँ, हम जिस तरह से भारत में एकजुट हो जाएं तो भाजपा का हम सफाया कर सकते हैं। जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पार्टी में बदलाव किया है, मुझे लगता है कि 2027 में आने वाला विधानसभा चुनाव बहन जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और पूरे बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें बहन जी ने 16 सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वो कौन सी हैं 16 सीटें, मैं आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट जारी कर दूंगा, आप लोग देख लेना।
उन 16 सीटों पर बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस किया है और शायद 16 सीटें अगर बहन जी जीत लेती, तो क्या बात होती? सोचिए आप लोग। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो बहुजन समाज से राजनीति जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। बहन जी के पास इतना बड़ा वोट बैंक है, बहन जी अगर साधने में लग जाएँ तो शायद सभी पार्टियों का यहाँ पर खात्मा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार के पास कितने सीटें थी? कुल 12 सीटें, लेकिन पूरा भारत का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया। तो शायद सोचिए, बहन जी के पास अगली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें आई थी और वहीं अखिलेश यादव के पास 5 सीटें। तो समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। ऐसा नहीं है कि बहन जी की पार्टी 2024 में 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता है कि आने वाले समय में कब किसका भविष्य पलट जाए, कोई नहीं पता है। अब नीतीश कुमार को ही एग्ज़ाम्पल पे ले सकते हैं आप लोग। तो जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी अब ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, उनकी पार्टी ना कभी ख़त्म हुई थी, ना कभी ख़त्म होगी। बहन जी एक संवैधानिक तरीके से अपना बात रखती हैं और पढ़ी-लिखी नेता हैं और हाफ़ा-बाज़ी में बात नहीं करती हैं। जिस तरह से लोग आते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इधर की उधर लड़ाने में, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, ये नहीं ठीक है। और शायद हो सकता था कि आकाश आनंद आ जाएँ और समीकरण 2027 का कुछ और हो। और जयप्रकाश और आकाश आनंद को 2027 से पहले अगर वापसी कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि 2027 में बहन जी का फिर से हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाएँ बहन जी। और एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी नेता हैं। बहन जी ने जिस तरह से दलितों के और अति पिछड़ों मुस्लिमों के लिए काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टियाँ काम कर पाएँगी। जितने बड़े दिग्गज नेता थे, दलितों पे अन्याय हो कि पिछड़ों पे अत्याचार हो, मुसलमानों पे अत्याचार हो, कोई नहीं बोलता। आज अखिलेश यादव कहते थे, वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक मेरे पास मुसलमानों का है। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया है मुसलमानों के लिए? अगर मदरसा पहली बार बहन जी ने खोला था, तो वो मुसलमानों के लिए। वजीफ़ा की बात करी जाए तो बहन जी ने ही शुरुआत किया था। तो शायद मुस्लिम समाज से जिस तरह से बहन जी को नकारा है, मुझे नहीं लगता कि उनका भविष्य और कहीं दिखेगा। बहन जी के ही साथ वो बदलाव अगर मुसलमान अगर बहन जी के साथ नहीं मिले, तो उनका फिर और कोई हिसैती हो नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा।